आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था, पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो तुम चले जाना, मेरी नई नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गांव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना। नीता ने कहा, ठीक है उसे फ़ोन करता हूँ, अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार, बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मिल गई तो चलूंगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। एक हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बस में ज़्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया। थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहां वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी। अपना सामान
कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया, उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताए थे कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है। हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतज़ार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना। कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सब के बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता। 2 दिन बाद जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चले तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है।
आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात रानी के फूल से तो सभी वाकिफ होंगे। ये एक नायाब फूल है जो काफी अलग है ज्यादातर फूलों से। जैसा कि नाम से मालूम हो ही रहा होगा कि ये फूल रात को खिलता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। साथ ही इसकी खुशबू वो तो इतनी मोहक होती है कि माना जाता है कि ये भूत प्रेतों और जिन्नों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें अक्सर रात रानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। पर मधु इन सब को नहीं मानते थे। उसे तो रात रानी के फूल से बेहद प्यार था। वो अक्सर पूर्णिमा की रात को जाया करते थे रात रानी देखने। मैं भी उसके साथ जाया करता था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। पर मेरी खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। हाल ही में एक कार दुर्घटना में मेरी मधु की मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मधु की यादों के। ये रात रानी का पौधा निशानी है मेरी जिंदगी के उन हसीन पलों की। अब मैं अक्सर इस बंद पड़े बाग में आता हूँ उन यादों को जिंदा रखने। पर सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आता हूँ इस आस में कि मधु की रूह से मेरी मुलाकात हो जाए। वो भी खींची चली आई इनकी खुशबू से। मधु को दोबारा देख पाने के विचार में मैं डूबा हुआ ही था कि अचानक एक चमक कहीं से आई और जोरदार गर्जना हुई, जिसकी ताकत इतनी थी कि मैं अपनी जगह से कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। मैं हैरान था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता तभी मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पठान था शायद, पर वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसका कद करीब 8 फीट तक था शायद। उसकी चमड़ी पर कई दरारें थी जिनमें से रोशनी और धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर में आग हो। वो आदमी बिल्कुल एक कसाई की तरह बेरहम दिख रहा था। वो अपनी लाल लाल और सुरमे वाली आंखों से मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वो गरज कर बोला, है आदमजात, तुझे पता नहीं ये समय हम जिन्नों का है। हम इसी समय किसी इंसान को इस इलाके में नहीं सहन करेंगे। तेरी रूह, तू तो एक नेक दिल इंसान लग रहा है, इसलिए तुझे इस बार जाने देता हूँ। चला जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े। उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने खुद यमराज खड़े थे। उसकी उन डरावनी आंखों का खौफ ऐसा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा करीब 2 बज रहे थे। मैंने ये सुन रखा था कि 2 बजे के बाद रूहें बाहर आ जाती हैं। इससे पहले मैं और मधु कभी इतनी देर रात तक यहाँ नहीं रुके थे। शायद इसलिए हमारा सामना इन रूहों से कभी नहीं हुआ। मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर फिर मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो बस एक आस थी मेरे मन में कि शायद मुझे मधु मिल जाए, पर फिर मुझे पूरा भरोसा हो गया इस बात पर। अब जब मैंने अपनी आंखों से एक जिन्न को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मधु वो भी शायद यहाँ ज़रूर आएगी। मैंने उस जिन्न से हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे किसी से मिलना है यहाँ। मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। बस मुझे यहाँ रुकने दीजिए, मैं विनती करता हूँ।
मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो जिन्न मुझ पर झपटा। उसने अपने दाएं हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथों में ऐसी गर्मी थी कि मानो किसी ने अंगारे मेरे गले पर बांध दिए हों। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वो जिन्न हंसते हुए बोला, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? हमसे बदसलूकी करेगा? तेरा दिमाग तो सही है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम दबाकर भाग जाता। आखिर ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? उस जिन्न की पकड़ की वजह से मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे मैंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के रो के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर उस जिन्न का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तभी वो बोला, भूल जाओ उसे। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ने तुमने दिन दिया है और हमें रात। मरे हुए को भूल जाना चाहिए और उन्हें उनकी कब्र में ही रहने देना चाहिए। अगर अल्लाह के बनाए नियम तोड़ोगे तो तुम्हें जन्नुम से भी बदतर जगह मिलेगी। तेरी हिम्मत की वजह से मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, चला जा यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं गिर पड़ा जोरों से। थोड़ी देर फेफड़े भर ऑक्सीजन लेने के बाद मेरे शरीर में जान आई और मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वो जिन्न जोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है तू अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। देख, मुझे इस जगह किसी इंसान का कत्ल करके नापाक नहीं करना, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। लेकिन वादा कर कि इसके बाद तू यहाँ से चला जाएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा किया। इसके कुछ पलों बाद ही वहाँ एक वाहन के मोटर की आवाज़ आई। फिर वहाँ एक वाहन आ गई जो थोड़ी बहुत बुरी अवस्था में थी। वो वाहन मधु के वहाँ से मिलती जुलती थी और फिर उस वाहन से मेरी मधु निकली। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वो मुझसे दूर ही खड़े थे, मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं उसके पास जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उस जिन्न ने मुझे रोक लिया और कहा, बस इतना ही, मैं तुझे यही दिखा सकता था, तू वहाँ नहीं जा सकता, बस इतना ही। उस जिन्न ने ऐसा कहा ही था कि तभी मधु की रूह जैसे हवा में कहीं धुआं सी हो गई। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उस जिन्न ने हाथ रखा और कहा, खुद को संभाल, जा अब घर जा और आगे बढ़ जिंदगी में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।